So today we are going to do one shot of Unit 2 for your object-oriented Java programming, right? So Unit 1 हमने कल किया था, revised all the concepts and now we are going to cover Unit 2. Unit 2 में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं? Introducing classes, कि जावा में क्लासेस कैसे बनती हैं, इसमें आप देखोगे क्लास क्रिएट कैसे होती है, what do you understand by property, method and constructors, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, दिस कीवर्ड का क्या पर्पस है, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, फाइनल कीवर्ड, स्ट्रिंग क्लास एंड मेथड्स। उसके बाद हम ये आगे की चीजें करेंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, ये देखते हैं कि क्लास बनती कैसे है। बिफोर आई स्टार्ट की क्लास बनती कैसे है, आप फटाफट से मुझे बता दोगे कि क्लास की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लास? एक क्लास जो हम कर रहे हैं अभी, है ना, वो वाली नहीं, कोडिंग वाली जो क्लास है उसको क्या कहते हैं? How do you define a class in Java or in C++ or wherever? Blueprint of the object. Very nice. So it is the general description of similar type of objects basically. Very good. So आप इसमें से किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो. You can call it a general description of similar type of objects, blueprint, template. But what it has is, it has certain data members and certain functions जिन्हें हम Java में methods कहते हैं, to work upon the data. ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है यहाँ पर. अब ये डिफाइन कैसे की जाती है? हमारे पास कीवर्ड है क्लास. कीवर्ड है तो ऑब्वियसली स्मॉल लेटर्स में होगा. फिर आप क्लास का नाम लिखेंगे, जो भी नाम आप देना चाहें. एज पर जावा कन्वेंशन, जब भी आप क्लास का नाम दोगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा. ठीक है, सो वट एवर इज नेम ऑफ द क्लास, उस नाम का जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल. अगर एक से ज्यादा एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो आप हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल दोगे. तो जावा में ये कोई रूल नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ रूल कि अगर मैं ऐसा नहीं दूंगी तो एरर आ जाएगा. ठीक है, बट आपको ऐसा करना चाहिए. दिस इज कन्वेंशन, राइट? सो हम क्लास लिख रहे हैं, क्लास का नाम लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट शुरू होगी. इसके अंदर आप अपने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करोगे, आपको क्या क्या चाहिए, और मेंबर फंक्शंस जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं वो डिफाइन करोगे. सो दैट विल बी डिफाइंड ओवर हियर, और जितने भी होंगे डिफाइन करते जाएंगे, और यहाँ पर जाकर कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगी. जब हम डेटा मेंबर को डिफाइन करते हैं, सो टू डिफाइन अ डेटा मेंबर आपको क्या क्या बताना पड़ता है? आपको बताना पड़ता है उसका असेसिबिलिटी मोड. असेसिबिलिटी मोड क्या होता है? प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड. फिर आपको बताना होता है उसका डेटा टाइप, और फिर बताना होता है नेम. सो पहले आप असेसिबिलिटी मोड लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, नेम लिखेंगे. सेम वे जब आप फंक्शन बनाएंगे तो आप पहले असेसिबिलिटी मोड लिखेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फिर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स लेंगे. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक क्लास बनाना चाहते हैं स्टूडेंट की, तो हमने बनाई क्लास स्टूडेंट. अब एक क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट के फीचर्स क्या हो सकते हैं? इट कुड बी रोल नंबर, नेम, मार्क्स. सो मैंने यहाँ पे ले लिया प्राइवेट इंट रोल नंबर. This is one member. Then I can have more. Private string name. Private float. अगर आप points में marks ले रहे हो तो float ले सकते हो. अगर आप integer ही ले रहे हो तो int ले सकते हो. So this is how you have to define. एक एक करके आपने यहाँ पर सारे members को define कर दिया. इसके बाद हम functions बनाएंगे. General convention होती है कि data को private में रखा जाता है और functions को पब्लिक में रखा जाता है, ताकि डेटा जो है वो क्लास के अंदर हिडन रहे और फंक्शंस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाओ. तो इसके अंदर आप मान लो कोई भी फंक्शन बना रहे हो, जैसे आपने बनाया पब्लिक वॉइड शो. सो पब्लिक मतलब ये क्लास के बाहर से यूज हो सकता है, वॉइड मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, शो फंक्शन का नाम है, खाली ब्रैकेट्स का मतलब है नॉट रिसीविंग एनी पैरामीटर. और इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रोल नंबर इज. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, पेपर में ये मत लिखाना SOPLN. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट. पेपर में लिखोगे तो पूरा लिखोगे सिस्टम डॉट आउट. कहीं बोलोगी मैम आपने लिखा था, हम तो ऐसे ही लिखा है पेपर में. सो डोंट राइट लाइक दैट.
एग्जाम में आप जब लिखोगे कोड तो आपको पूरा लिखना है system.out.println, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिर क्या शो कर दिया, नेम इज एंड फिर मार्क्स। सो ऐसे आप कुछ भी फंक्शंस कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर, जितने मर्जी बनाओ। फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं और उन ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। बट बिफोर वी गो टू द ऑब्जेक्ट, हम समझते हैं कि ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है ये क्या क्या है हमारे पास। सो एक्सेस स्पेसिफायर्स या विजिबिलिटी मोड्स जिन्हें आप कहते हो, वो आपके पास टोटल तीन है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और चौथा होता है जब मैं कोई भी स्कोप ना दूं, ठीक है। सो अगर मैं कोई भी मोड लिखूं ही ना तो उसको हम डिफॉल्ट मोड कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट मोड। अब क्या फर्क होता है, देखो ये भी एक डिफरेंस है सी प्लस प्लस और जावा में, कि डिफॉल्ट जो मोड है आपका, है ना, डिफॉल्ट मोड का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो क्लास के अंदर भी यूज होगा, क्लास के बाहर भी यूज होगा, जबकि सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। सो जावा में हम कह देते हैं कि इट इज पब्लिक विद इन द सेम पैकेज। उसका मतलब क्या है, सो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एसेसिबिलिटी मोड होते क्या है। एसेसिबिलिटी मोड कह लो या एसेसिबिलिटी स्पेसिफायर बोल लो या विजिबिलिटी मोड बोलो, इट मींस द सेम थिंग। सो जो चीज के आगे प्राइवेट लिखा है, कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में होगा, कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास वेयर इट इज डिफाइंड, और कहीं वो यूज हो ही नहीं सकता। सो कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास वेयर डिफाइंड। So it can be accessed only within the class where it is defined, that is private, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टेड। जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम एक क्लास को यूज करके दूसरी क्लास बना रहे हैं, पर अगर मैं उस दूसरी क्लास में डेटा को यूज ही ना कर पाऊं तो फिर फायदा क्या। तो हम वहां पर क्या करते हैं, डेटा को प्रोटेक्टेड ले लेते हैं। तो इट कैन बी एक्सेस्ड इन द क्लास जिसमें डिफाइंड है और जिस क्लास के अंदर वो इनहेरिटेड है। सो कैन बी एक्सेस्ड इन द क्लास एंड द क्लास वेयर इट इज इनहेरिटेड। तो जहां पर आपने इनहेरिट किया हुआ है वहां पर भी असेसेबल होगा और कहीं पे असेसेबल नहीं होगा। पब्लिक जो है वो कहीं पे भी असेसेबल है, सो कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, एनीवेयर। इनसाइड बिना ऑब्जेक्ट के नाम के होता है, बाहर यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के यूज करना पड़ेगा। और चौथा है डिफॉल्ट। अगर आपने लिखा ही नहीं स्कोप, आपने स्कोप मेंशन ही नहीं किया, आपने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक कुछ भी नहीं लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्कोप है। दिस इज पब्लिक within the same package. Now what do we mean by same package? जावा में क्या होता है, जैसे आपके पास java.lang एक पैकेज है जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्लासेस हैं, ऐसे यूटिल पैकेज होता है जिसमें आपके पास डेट टाइम स्कैनर जैसी क्लासेस हैं। वैसे आप खुद के पैकेजेस भी बना सकते हो। इन शॉर्ट, इन बेसिक्स, ठीक है, पैकेज जो होता है वो आपके पास क्या होता है, फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जितनी क्लासेस हैं बेसिकली। तो अगर आप सेम फोल्डर के अंदर क्लासेस बना रहे हो तो ये पब्लिक की तरह बिहेव करेगा, इट कैन बी यूज इन दी अदर प्रोग्राम्स। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम दूसरे फोल्डर में सेव्ड है और वहां पर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो वहां पर वो प्राइवेट बिहेव करेगा। सो पब्लिक विद इन द सेम पैकेज, प्राइवेट फॉर अदर पैकेजेस, दैट इज द डिफॉल्ट स्कोप। हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर सी प्लस प्लस में भी होते हैं, बस उसमें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। उसमें अगर हमने स्कोप नहीं लिखा तो क्लास के मेंबर्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसिडर होते हैं सी प्लस प्लस में। जावा में अगर आपने नहीं लिखा तो इन अ वे दे विल बी वर्किंग एज पब्लिक विद इन द सेम पैकेज, ठीक है। सो ये तो आपके असेसिबिलिटी मोड्स हो गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस जो आपका आ जाता है सी प्लस प्लस और जावा में, कि सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स कंपाइल टाइम पे क्रिएट हो जाते हैं, जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी हमेशा डायनामिकली ही एलोकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बनाया क्लास रेक्टेंगल, ठीक है। क्लास रेक्टेंगल के अंदर मैंने ले लिया प्राइवेट इंट लेंथ कॉमा ब्रेथ। फिर मैंने इसमें बनाया फंक्शन लाइक पब्लिक वॉइड सेट वैल्यूज। सेट वैल्यूज में मैंने दो पैरामीटर्स रिसीव करे हैं जिनको मैं लेंथ और ब्रेथ में सेट कर दूंगी, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेती हूँ जिससे मैं एरिया को शो कर रही हूँ. सो मैंने बनाया पब्लिक वॉइड एरिया. इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग and I print over here system dot out dot println area is concatenated by length multiplied by breadth. ये आपका एरिया आ गया. फिर आपने वो क्लास बनाई जिसके अंदर आपका मेन है, क्योंकि काम तो असली वहीं से होना है. तो उसका जो भी आपने नाम दिया, ठीक है, इसके अंदर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया. अब इसके अंदर आपने एक्चुअली में अपनी इस रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और अपने फंक्शंस को कॉल करना है. तो जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? देखो, हमारे पास पॉइंटर्स नहीं होते जावा में. डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं होते. मतलब मैं कह के यूज करूं कि ये पॉइंटर है, वो चीज नहीं होती. बट इनडायरेक्टली होते हैं. कैसे होते हैं? जब आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे रेक्टेंगल आर, तो हम क्या कहते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है. सो ये जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ये एक्चुअली पॉइंटर है. ठीक है. सो दिस रेफरेंस वेरिएबल इज एक्चुअली पॉइंटर. और ये क्या कर रहा है? अब सिर्फ एक एड्रेस को स्टोर करेगा. पर मैंने अभी तक एड्रेस स्टोर तो नहीं किया. अगर मैं यहाँ पर सीधे r डॉट सेट वैल्यूज या r डॉट एरिया कॉल कर लूंगी तो एरर आ जाएगा. वो कहेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शंस को कॉल कर रहे हो जो कि किसी चीज को रेफर ही नहीं कर रहा. ठीक है. सो वी विल गेट एरर ओवर देयर. तो हम यहाँ क्या करेंगे? r इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल. So, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हमेशा न्यू कीवर्ड से ही क्रिएट होते हैं. देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो ऑब्जेक्ट को हमेशा डायनामिक मेमोरी ही एलोकेट होती है, या एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट होती है, आप कहोगे. सो ऑब्जेक्ट को हमेशा रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं होती जावा में. जबकि सी प्लस प्लस पे हम सिर्फ रेक्टेंगल आर सेमीकोलन लिखते तो उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती. यहाँ नहीं होती. ठीक है. सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स. मेन के अंदर हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया. तो जब आप रेक्टेंगल आर लिखते हो तो बेस एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है, जिसे आप पॉइंटर बोलो या ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलो. फिर जब न्यू रेक्टेंगल लिखते हैं तो एक्चुअली में रेक्टेंगल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, और वो एड्रेस आपका यहाँ पर जाता है. जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखा, इसके लिए दो चीजें हैं, लेंथ और ब्रेड. जब आप आर डॉट सेट वैल्यूज को कॉल करोगे तो ये 5x में आ जाएगा, ये 10y में आ जाएगा. x goes to l, that means 5 comes here, then 10 comes here. और फिर जब हम r डॉट एरिया को कॉल करेंगे तो प्रिंट कर देगा एरिया इज 50. समझ आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. आप इसके अंदर इनपुट का कोड भी बना सकते हो. सो यू कैन इनपुट द वैल्यूज एज वेल. ठीक है. और इसके बाद अगर आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए हो, अगर आपको कहा जाता है कि आपको 5 रेक्टेंगल्स लेने हैं, ठीक है, 5 रेक्टेंगल्स लेने हैं, तो यहाँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में? अगर इसी रेक्टेंगल क्लास के मुझे 5 बनाने होते, तो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना, रेक्टेंगल आर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 5. सो हमें लगेगा कि ये आपका एरे बन गया टू स्टोर 5 ऑब्जेक्ट्स, है ना. सो रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 5. आपको ये लगेगा कि इट्स एन एरे ऑफ 5 रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स. बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट. यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास सिर्फ एक रेफरेंसेस का एरे बन रहा है. सो दिस इज नॉट द एरे ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द एरे ऑफ रेफरेंसेस. सो ये सिर्फ एरे ऑफ रेफरेंसेस बना है. अगर मैं यहाँ पर लूप लगाकर इसको प्रोसेस करना चाहूंगी और मैं लिखती हूँ i0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और गलती से मैंने यहाँ पर सीधे ri डॉट एरिया कॉल कर लिया, तो अगेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल्स को मेमोरी तो हमने एलोकेट कराई ही नहीं है. तो आपको यहाँ मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी. ri इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल. ये चीज ध्यान रखेंगे आप. अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एरे ऑफ पॉइंटर्स पे, सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, तो इस तरह से एरे बनता है. तो इसमें क्या होगा? जब i 0 है तो एक रेक्टेंगल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी,
उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर I1 होगा, एक और रेक्टेंगल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो लाइक दिस आपकी मेमोरी एलोकेट होती जाएगी and you will be animate हो गए। That is how an array of object is created। तो हमेशा याद रखना कि सिर्फ ये लाइन लिखने से आपका array of references बन रहा है, array of objects नहीं बन रहा है। आपको एक एक ऑब्जेक्ट को अलग से मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी लूप के अंदर, तभी वो आपका array of objects काम करेगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गई एक चीज। अब इसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है एक स्पेशल फंक्शन का, जिसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट कंस्ट्रक्टर, हमने सी लैंग्वेज में जब फंक्शंस बनाए थे तो हमारे पास एक रूल होता है कि एक नाम का एक ही फंक्शन हो सकता है। सो वी कैन हैव ओनली वन फंक्शन विद वन नेम। लेकिन सी प्लस प्लस एंड जावा आपको प्रोवाइड करती है फंक्शन ओवरलोडिंग, या आप जावा में इसको मेथड ओवरलोडिंग भी कह सकते हो। सो फंक्शन ओवरलोडिंग बोलो या मेथड ओवरलोडिंग बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब है कि आप एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हो। So this means defining more than one function with same name but different पैरामीटर्स। तो जो पैरामीटर्स वो रिसीव करता है वो डिफरेंट होने चाहिए। लाइक किसी में 2 हो रहे हैं, किसी में 3 हो रहे हैं, तो वो डिफरेंट हो गए। अब वो डिसाइड कैसे करेगा कौन से फंक्शन को कॉल करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये सेट वैल्यूज बनाया था, अगर मैं ये सेट वैल्यूज ऐसे बनाती void सेट वैल्यूज, और मैंने इसमें 2 पैरामीटर्स रिसीव किए हैं, तो लेंथ में x जा रहा है और ब्रेड्थ में y जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर ऐसे बनाया होता कि मेरे पास है सेट वैल्यूज जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिसीव हो रहा है, और मैं चाहती हूँ लेंथ और ब्रेड दोनों में वो सेम चला जाए, सो आई कैन डू दैट। दोनों का नाम मैं सेट वैल्यूज दे सकती हूँ। अगर एक वैल्यू पास हुई तो ये वाला स्टार्ट होगा, अगर 2 वैल्यूज पास हुई तो ये वाला कॉल होगा। सो कौन सा वाला कॉल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि कितने पैरामीटर्स पास हुए हैं। ठीक है, उसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। क्योंकि अभी आगे जाके इनहेरिटेंस में आप करोगे ओवरराइडिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में होता है, उसमें फंक्शन का नाम भी सेम होता है, पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, लेकिन एक आपका बेस क्लास में होता है जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, और एक उसमें होता है जिसमें इनहेरिट करते हैं, मतलब सब क्लास में होता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कम्स कंस्ट्रक्टर्स। नाउ व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? कंस्ट्रक्टर्स देखो क्या है, जैसे आप ये सेट वैल्यूज फंक्शन बना रहे हो जिसकी हेल्प से आप उसमें वैल्यूज सेट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर पुट कर सकते हो। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम पर उसमें कुछ वैल्यूज आ जाए रादर देन हैविंग 0 0 और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप एक स्पेशल फंक्शन बना सकते हो जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? अ स्पेशल फंक्शन which is called automatically when an object of the class is created. It is used to initialize the object, right? So it is used to initialize the object, right? अब आते हैं इसके बाद, आप लोग डेफिनेशन में क्या लिख देते हो, इसका नाम सेम होना चाहिए। पहले तो ये आएगा कि कंस्ट्रक्टर है क्या। So it's a special function which is called automatically when an object of the class is created. It is used to initialize the object. Now we have the rules कि भाई कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम के सेम होना चाहिए। So name of the object और name of the constructor, क्योंकि उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना है। सो नेम ऑफ द फंक्शन मस्ट बी सेम एज ऑफ द क्लास। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, सो नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड, एंड
इट मस्ट बी पब्लिक, क्योंकि अगर पब्लिक होगा तभी तो बाहर से कॉल हो पाएगा, अदरवाइज तो इनिशियलाइज ही नहीं हो पाएगा. सो इट मस्ट बी public. And we can also have constructor overloading. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स भी आप क्लास के अंदर बना सकते हो. सो एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर क्लास में क्यों बनाएंगे कि डिपेंड करता है, जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं, दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, तीन वैल्यूज पास कर रहे हैं. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी वैल्यूज पास कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है. समझ आ रहा है? ये याद आ रहा है? मतलब पढ़ तो आप पहले भी चुके हो, वी रिवाइजिंग, बट आर यू गेटिंग इट? सबको याद आ रही है अपनी भूली बिसरी यादें कि हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर्स में क्या पढ़ा था? आर यू एबल टू रिकलेक्ट इट? जैसे आपने ये क्लास ट्रायंगल बनाई, ठीक है. क्लास ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स होंगी. सो साइड वन, साइड टू, साइड थ्री. अब इसमें आपका कंस्ट्रक्टर जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? ट्रायंगल. सो पब्लिक ट्रायंगल. मैं चाहती हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बने जिसमें हम कोई वैल्यू ही ना इनिशियलाइज करें, तो बाय डिफॉल्ट जावा गिव जीरो. जावा का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है? जीरोस डाल देता है इंटीजर्स में. मैं चाहती हूँ कि जीरो साइड का ट्रायंगल कैसे बनेगा, कम से कम वन तो हो. तो जब एक ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसकी तीनों साइड्स वन 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 होनी चाहिए. सो जिस कंस्ट्रक्टर में आप कोई भी पैरामीटर ऐसे रिसीव नहीं करते हो, दैट इज सेड टू बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जावा हर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप खुद बना देती है, जिसमें वो स्ट्रिंग्स को ब्लैंक और नंबर्स को जीरो करती है, और अगर बूलियन वैल्यू है तो फॉल्स होता है. ठीक है. और हमने यहाँ पर उसको ओवरराइड कर दिया, हमने खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया कि अगर ट्रायंगल का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें वन 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 जाना चाहिए. सिमिलर वे आप यहाँ पर पैरामीटर भी रिसीव कर सकते हो. सो यू कैन रिसीव int x, int y, int z, जिसमें आप चाहते हो कि साइड वन जो है उसमें x आ जाए, साइड टू में जो है वो y आ जाए, साइड थ्री में जो है वो z आ जाए. ठीक है. दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो जिस क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो गया, वो ऑटोमेटिकली आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई. अब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो. मान लो आपने बनाया ट्रायंगल T1 इज इक्वल टू न्यू ट्रायंगल और आपने ब्रैकेट्स खाली छोड़ दी, तो अगर आपने ब्रैकेट्स खाली छोड़ी हैं तो वो फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. लेकिन अगर आपने बनाया होता जिसमें आप लिखते न्यू triangle and you pass 5 7 9, if I'm passing three values it will call the second one. ठीक है. तो या तो वो फर्स्ट वाले को कॉल करेगा या वो सेकंड वाले को कॉल. इट्स डन लाइक दैट. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. सो दिस इज कंस्ट्रक्टर्स एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं. डिस्ट्रक्टर्स का मतलब क्या होता है? दे आर कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है. तो जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है. सी प्लस प्लस में जावा डज नॉट हैव डिस्ट्रक्टर्स. ठीक है. जावा में डिस्ट्रक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है. मार्क दिस पॉइंट, जावा डज नॉट हैव डिस्ट्रक्टर्स. जावा ओनली हैज कंस्ट्रक्टर्स. जावा में क्योंकि जो मेमोरी डीएलोकेट होती है वो एक फिक्स टाइम पे नहीं होती, वो अपने आप जावा थोड़े थोड़े टाइम के बाद देखता है कि मेमोरी फ्री करनी है या नहीं, जैसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं. सो जावा डज गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होती है. और जब भी गार्बेज कलेक्शन होती है एक स्पेशल फंक्शन कॉल होता है जिसका नाम होता है फाइनलाइज. सो फाइनलाइज फंक्शन इज कॉल्ड automatically, it is called automatically when Java does garbage collection. और वो हमें नहीं पता कि जावा कब करेगी. ठीक है. और गार्बेज कलेक्शन में क्या होता है, जो मेमोरी यूज नहीं हो रही होती वो उसको फ्री कर देता है. ठीक है. कलेक्शन लोकेशन लिखते हैं. फाइन. दृष्टि, कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रॉपर वाला कंसेप्ट जावा में नहीं है, बट कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करना.
तो मान लो आप ट्रायंगल बना रहे हो कंस्ट्रक्टर, और जो वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो एज अ पैरामीटर वो भी एक ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट को पास करूंगी टू इनिशियलाइज अनदर ट्रायंगल। सो मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा क्योंकि रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का पब्लिक होगा, ट्रायंगल उसका नाम है, जो आप रिसीव कर रहे हो वो भी ट्रायंगल ही होगा। और फिर हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिख सकते हैं कि करंट ट्रायंगल की साइड जो है वो x की साइड 1 आ जाए। कंफ्यूजन हटाने के लिए आप यहाँ पे दिस डॉट साइड 1 भी लिख सकते हो। दिस डॉट साइड 2 is equal to x dot side 2, then this dot side 3 is equal to x dot side 3. So that is your copy constructor जो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करता है। यहाँ पे आपको अब दिस का कंसेप्ट भी पता चल गया कि जो दिस है, दिस कीवर्ड, इसका पर्पस क्या होता है? टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम मेन से कॉल करते हैं फंक्शंस को, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट लगा के करते हैं। ठीक है, अब किस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा है वो हमें कैसे पता चलेगा? जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट होता है उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली दिस पॉइंटर में चला जाता है। ठीक है, उसका एड्रेस किस में चला जाता है? दिस पॉइंटर में। यहाँ पर आप दिस रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हो। द एड्रेस गोज टू दिस, और दिस जो है वो किसको रेफर करता है? करंट ऑब्जेक्ट को। तो वैसे तो हम डायरेक्टली जब साइड 1 साइड 2 लिखते हैं तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि वो दिस पॉइंटर से ही उठाएगा, पर आप अगर लिख भी दो दिस डॉट साइड 1 दिस डॉट साइड 2 तो दैट मीन्स द सेम थिंग। दिस इज अ स्पेशल पॉइंटर और अ स्पेशल रेफरेंस वेरिएबल which stores address of the current ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो हमेशा स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ इफ वी लुक एट द सिलेबस, स्टैटिक रह गया इसमें से हमारा। फाइनल कीवर्ड हमने एक पर्पस के लिए यूज ऑलरेडी किया था, दैट इज टू डिफाइन अ कांस्टेंट, एंड देन यू हैव स्ट्रिंग क्लास एंड मेथड्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पर चलते हैं स्टैटिक के ऊपर, फिर हम इनहेरिटेंस करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टैटिक जो है वो क्या चीज है? स्टैटिक इज, यहाँ पर जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस में आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं, क्लास डेटा मेंबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप। वन आर इंस्टेंस वेरिएबल्स and the other are called static variables. ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो उसका मतलब क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतनी बार इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी बार बार एलोकेट होगी। दीज आर allocated again and again whenever an object is created। तो जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे आप ट्रायंगल के 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर किसी ऑब्जेक्ट का साइड 1 साइड 2 साइड 3 होगा। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव साइड 1 साइड 2 साइड 3। बट स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनको मेमोरी एक ही बार एलोकेट होती है। दीज आर allocated only once when the class is created, and that single copy is shared by all the objects. That single copy is shared by all the objects। तो सारे ऑब्जेक्ट्स उसी सेम वैल्यू को ही रेफर कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, वो शेयर होता है। ठीक है, इट इज शेयर्ड बाय all the objects, right? That is your difference between instance variables and static variables। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, अभी दूंगी। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? जैसे नॉर्मल फंक्शंस बनाते हो जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल हो सकते हैं। अगर कोई क्लास ऐसी है जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम उसके फंक्शन को कॉल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रूल है कि ऑब्जेक्ट का डॉट लगेगा तो फंक्शन कॉल होगा।
तो आपने नोटिस किया होगा जब हम मेन बनाते हैं तो मेन को भी हम स्टैटिक बनाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उस क्लास में से जब मेन कॉल होता है तो उस टाइम पे उस क्लास का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस क्लास का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, राइट? करेंगे, सिर्फ उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो क्लास के नाम के साथ कॉल होता है। तो ऐसे फंक्शंस जो ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट टू कॉल देम with the help of name of the class. So अगर आप उसे name of the class के साथ कॉल करना चाहते हो, so that needs to be static. ठीक है? So that needs to be static. So static method वो होता है जो आपका कॉल हो सकता है with name of the class rather than requiring an object. फिर आपके पास आ जाता है static block. Static block क्या होता है कि आप किसी भी कोड को, ठीक है, कोई भी कोड हो, उसके आगे सिर्फ ऐसे स्टैटिक लिख देते हो और फिर इसके अंदर कोड लिख देते हो। तो ये जो कोड है ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जैसे ही क्लास बनेगी, जब क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले ये स्टैटिक वाला कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप, बिना कॉल किए। सो ये इन्वोक भी नहीं होता, ये सीधे एग्जीक्यूट हो जाता है, जस्ट वंस, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा बस, बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बहुत कम यूज करते हैं इसको हम, बट पॉसिबिलिटी है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है? तो ये तीन चीजें हो गई आपकी स्टैटिक के अंदर। सो इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया हुआ था पहले भी, जैसे मान लो हमने क्लास स्टूडेंट बनाई थी, उसके अंदर आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, आपके पास रोल नंबर है प्राइवेट, ठीक है? बहुत डिफरेंस है शौर्य, फाइनल तो कांस्टेंट बना देता है ना, फाइनल जो है वो तो आपका कांस्टेंट बना देगा, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। स्टैटिक का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। स्टैटिक का मतलब है मेमोरी एक बार एलोकेट हुई है एंड इट इज गोइंग टू बी shared by, it is going to be shared by all the objects। ठीक है? सो जैसे आपने यहां पर ले लिया प्राइवेट इंट मार्क्स। अब देखो, मार्क्स हर बच्चे के अपने अपने होंगे, हर स्टूडेंट के अपने अपने मार्क्स होंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स तो कॉमन होंगे ना। एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन मार्क्स, बट पासिंग मार्क्स कितने हैं दैट इज अ कॉमन थिंग फॉर एवरीवन। सो हम यहाँ पर ले सकते हैं प्राइवेट स्टैटिक प्लस इंट पासिंग मार्क्स। अब आप अगर 10 स्टूडेंट बना रहे हो तो 10 स्टूडेंट्स का रोल नंबर अपना होगा, नेम अपना होगा, मार्क्स अपना होगा, लेकिन उनके पासिंग मार्क्स सिर्फ एक होंगे। ठीक है? सो वो सेम पासिंग मार्क्स को सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक। और मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ कभी भी। फाइनल जिसके आगे आपने लिख दिया उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू। गेटिंग इट? ठीक है? सो दैट इज प्राइवेट स्टैटिक इंट। ऐसे ही जब आप फंक्शंस बनाओगे तो आप इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो, इनपुट शो वगैरह के एंड ऑल। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो सिर्फ पासिंग मार्क्स को सेट कर रहा है तो आपको उसको भी स्टैटिक बनाना चाहिए ताकि वो क्लास के साथ कॉल हो सके। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट पासिंग, जिसके अंदर मान लो मैंने एक्स रिसीव किया तो मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू एक्स, राइट? सो स्टैटिक फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग नेम ऑफ द क्लास। तो मैं इसको सीधे कैसे कॉल कर पाऊंगी? स्टूडेंट डॉट सेट पासिंग 45। तो इसका मतलब क्या है कि पासिंग मार्क्स हमने सबके कितने सेट कर दिए? 45। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर सकती हूँ। सो आई कैन डायरेक्टली कॉल इट। सो स्टूडेंट डॉट सेट पासिंग एंड आई पास द मार्क्स, और वो इसको कॉल करेगा और सेट कर देगा, और यही सेम मार्क्स सबके लिए यूज होंगे। ठीक है? दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक। और एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है स्टैटिक मेथड्स पे कि वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज कर सकते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि स्टैटिक फंक्शंस कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, दे कैन नॉट एक्सेस द अदर डेटा। वो सिर्फ स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। गॉट इट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
इसका मैंने एग्जाम्पल आपको पूरा प्रोग्राम कराया हुआ है, वो आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा या फिर आप इसकी जो क्लास थी उसको भी देख सकते हो. सो जस्ट गो थ्रू दिस. ओके, वंस यू हैव गॉन थ्रू द स्टैटिक थिंग, नाउ इसके बाद आपके सिलेबस में स्ट्रिंग क्लासेस हैं. स्ट्रिंग क्लासेस के लिए आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो अगेन विद यू, बट वो बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है और उसपे से क्वेश्चन तो एक ही आएगा अगर आया भी तो. ठीक है, ब्रीफ में क्या है, आपको स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके लिए आपको जावा दो क्लासेस प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग बफर. ठीक है, सो स्ट्रिंग जो है वो नॉन म्यूटेबल या इम्यूटेबल क्लास है कि एक बार इसमें जो वैल्यू स्टोर हो गई वो चेंज नहीं हो सकती. स्ट्रिंग बफर आपकी म्यूटेबल क्लास है. आपको इसके सारे फंक्शंस पता होने चाहिए और प्रोसेसिंग पता होने चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग्स के साथ लेंथ हो गया, कैर एट हो गया. ठीक है, देन यू हैव टू लोअर केस, टू अपर केस, सब स्ट्रिंग, ये जितने भी फंक्शंस हैं, इंडेक्स ऑफ. सो यू शुड नो कि इस फंक्शन का क्या पर्पस होता है. ऐसे ही स्ट्रिंग बफर में आपके पास अपेंड है, इंसर्ट है, डिलीट है. सो जो भी फंक्शन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के अंदर है वो सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. एंड जो हमने स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम्स किए हुए हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे. ठीक है, इसको आप पढ़ के रखना. नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी डाउट होगा इनके किसी भी फंक्शंस में, आई विल एक्सप्लेन दैट फंक्शन अगेन, क्योंकि अगर हम एक एक फंक्शन ये भी करेंगे सो इट टेक लॉट ऑफ टाइम इन दिस. ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें कुछ नया नहीं है जो आप बना रहे हो, फंक्शन उन्होंने बना के दिए हुए हैं. ठीक है, सो फंक्शंस आर ऑलरेडी देयर फॉर स्ट्रिंग क्लास, फंक्शंस आर देयर फॉर स्ट्रिंग बफर क्लास. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, मतलब हाउ डू यू राइट इट, और उसका पर्पस क्या है. ठीक है, और अगर कोई प्रोग्राम बनाने को आ जाए तो यू शुड बी एबल टू राइट द प्रोग्राम. आज हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे शाम को, ताकि आपको पता भी चल जाए कि जो आप पढ़ रहे हो उस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में इट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स हमारे पास हैं तो हम उसमें से प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, सो ये तो हो गया स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर. इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास को यूज करके दूसरी क्लास क्रिएट करना. इसका मेजर बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आप एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हो. तो हम एक क्लास को इनहेरिट करके दूसरी क्लास क्रिएट कर रहे हैं. जिस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सुपर क्लास or is called parent class, or we can call it base class. ठीक है, एंड जिसके अंदर आप यूज कर रहे हो उसको आप सब क्लास कह सकते हो, चाइल्ड क्लास कह सकते हो, या फिर डिराइव्ड क्लास कह सकते हो. ठीक है, सो एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज. जावा में सुपर कीवर्ड होता है स्मॉल लेटर्स वाला विच रेफर्स टू द बेस क्लास, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं. सो ये वाली क्लास के जो भी फीचर्स हैं, मान लो ए बी सी, इसमें ये ए बी सी तो आ ही जाएंगे, प्लस आप अपने ऐड कर सकते हो. सो दैट इज द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस. और एरो हमेशा ऐसे ऊपर को बनाना है कि इसमें से इसमें डेटा आ रहा है. ठीक है, सो ये तो हो गया इनहेरिटेंस होता क्या है. सिंटेक्स क्या होता है कि आपने क्लास बेस बनाई है, जैसे नॉर्मल बनती है वैसे बनाई. जब आप डिराइव्ड क्लास बनाओगे तो आप इसके आगे लिखोगे एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स बेस, एंड देन यू कैन डिफाइन. एंड अगर आप चाहते हो कि इस क्लास में बनी हुई चीजें नीचे एक्सेस हो सके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड यूज करें, क्योंकि प्राइवेट जो है वो अगली क्लास में भी यूज नहीं होता. So private cannot be used in the next class as well. So types of inheritance हमारे पास बहुत सारी तरह की हैं, जैसे कि we have simple और single level inheritance. For example, you have a class rectangle. Rectangle class के अंदर आपके पास length और breadth है. आपने इसको inherit करा, प्लस h करा, क्यूबॉइड बन गया. सो आई हैड लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने इनहेरिट करके हाइट ऐड कर दिया तो क्यूबॉइड बन गया. दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस. ठीक है, इसको हमने कैसे बनाया होगा, हमने यहाँ पे बनाया होगा क्लास रेक्टेंगल, उसके अंदर आपने लिया होगा प्रोटेक्टेड इंट एल कॉमा बी, फिर जो भी आपको फंक्शंस चाहिए. फिर आप बनाएंगे क्लास क्यूबॉइड और इसके आगे लिखेंगे एक्सटेंड्स. एक्सटेंड्स पूरा स्मॉल है क्योंकि कीवर्ड है, एक्सटेंड्स रेक्टेंगल, और इसके अंदर आप अपना सिर्फ एक और मेंबर ऐड करेंगे विच विल बी एच, private int height, and then I can define the functions. This is single level inheritance. Single level के बाद होती है multi level inheritance. Multi level का मतलब क्या है, एक से ज्यादा level. For example, you made a class named
circle. Circle has radius in it. ठीक है, I inherited it to make another class named cylinder. तो radius के साथ साथ height हमने और ऐड कर दिया, फिर मैंने उसको भी इनहेरिट कर लिया एक और क्लास बनाने के लिए जिसका नाम दे दिया cone. सो रेडियस हाइट के साथ स्लैंट हाइट मैंने और ऐड कर दिया. ठीक है, तो जब आपकी क्लास सर्कल बनेगी उसमें तो हमने कुछ नहीं लिखना, वो हो जाएगा आपका प्रोटेक्टेड. पॉइंट्स में हो सकता है तो फ्लोट आर. अपने बाकी के फंक्शंस बनाए. फिर आपने बनाई क्लास सिलेंडर. सिलेंडर में आप एक्सटेंड किसको करोगे? सर्कल को. ठीक है, सो सिलेंडर में आपने एक्सटेंड किया सर्कल को. इसमें भी मैं अगला जो ऐड करूंगी उसको प्रोटेक्टेड ही लूंगी क्योंकि मुझे अगली क्लास में भी लेकर जाना है. और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया क्लास कोन एक्सटेंड्स सिलेंडर. तो सर्कल को इनहेरिट किया हमने सिलेंडर में और सिलेंडर को इनहेरिट कर लिया कोन में. तो जब हम इस तरह से करते हैं तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है. ठीक है, सो इट बिकम्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो फर्स्ट में जो था वो सेकंड में आ गया, फिर फर्स्ट और सेकंड का इकट्ठा थर्ड में चला गया. और हमेशा याद रखना कि इनहेरिटेंस सिर्फ आपकी कोड रीयूजेबिलिटी करता है. मेमोरी सबको अपनी अलग अलग मिलती है, सिर्फ हमारे को एज अ प्रोग्रामर बेनिफिट मिलता है कि हमें वो कोड बार बार ना लिखना पड़े. ठीक है, देन वी हैव हायरार्किकल इनहेरिटेंस. जैसे कि आपके पास एम्प्लॉय क्लास है, आपने एम्प्लॉय आईडी नेम वगैरह लिया, इसी को इनहेरिट करके आपने बना दिया डेली वेजेस वाला वर्कर, सेल्समैन, मैनेजर. ऐसे ही आपके पास व्हीकल क्लास है, व्हीकल क्लास को इनहेरिट करके आपने बना दिया टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कुछ भी ऐसे. ठीक है, सो जो भी इस तरह की इनहेरिटेंस हो जाएगी वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाती है. उसमें एक क्लास पहले बनती है और फिर वही एक्सटेंड होती है इसमें अलग से, इसमें अलग से, इसमें अलग से. सो ऑल द सब क्लासेस आर गोइंग टू इनहेरिट द सेम बेस क्लास. ठीक है, देन आपके पास एक होती है हाइब्रिड. मान लो इसी को मैं आगे ले लूं, टू व्हीलर में मैंने स्कूटर ले लिया, बाइक ले लिया. ठीक है, फोर व्हीलर में ऑटोमेटिक ले लिया, मैनुअल ले लिया, कुछ भी ऐसे जैसे हमने ईयर डायग्राम में भी देखा था, है ना. सो वी टेक इट लाइक दिस. तो ये आपकी क्या हो गई, क्योंकि ये मल्टी लेवल भी है, हायरार्किकल भी है, तो हम इसको कह देंगे हाइब्रिड. हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस. अब एक इनहेरिटेंस ऐसी है जो जावा सपोर्ट नहीं करती, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो इट इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस. ये भी अगेन एक डिफरेंस है आपका सी प्लस प्लस और जावा में, कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो जावा में सपोर्टेड नहीं है. इट इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस. दैट मीन्स दो क्लासेस एक ही के अंदर इनहेरिट हो जाए. तो अगर आप सी प्लस प्लस में बना रहे होते तो आप ऐसा कर सकते थे कि क्लास सी में इनहेरिट हो जाए ए और बी, लेकिन यहाँ पर क्लास सी एक्सटेंड्स ए एक्सटेंड्स बी हम नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. अब आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में जावा डाल दी है, पर जब हम सी प्लस प्लस के बाद जावा पढ़ते हैं तो आई कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में सी प्लस प्लस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. सो देयर वर एम्बिग्विटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि मान लो यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है. अब ये दोनों ही अगर इनहेरिट होके यहाँ पर आ गए तो यहाँ दो एल हो जाएंगे. अगर आप यहाँ एल लिखोगे तो एम्बिग्विटी एरर आ जाएगा कि भाई इसके एल को रेफर कर रहे हो या इसके एल को रेफर कर रहे हो. ठीक है, ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी प्रॉब्लम्स थी. सो ड्यू टू दीज ऑल प्रॉब्लम्स वी जस्ट रिमूव्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम जावा. तो जावा में एम्बिग्विटी नहीं चाहिए थी उनको, उन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस ही हटा दिया. वी गॉट अनदर वे कॉल्ड इंटरफेसेस, जिसकी हेल्प से अब हम इसको थोड़ा बहुत चला सकते हैं. ठीक है, सो इंटरफेसेस इज काइंड ऑफ अ सप्लीमेंट, बट उतनी ऑब्वियसली वो चीज प्रोवाइड नहीं करता, बट हाँ कुछ हद तक आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे फीचर्स यूज कर सको बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस into a class and inheriting a class. तो inherit लेकिन एक ही क्लास हो सकती है. So one class can have only one super class. ठीक है, एक क्लास की एक ही सुपर क्लास हो सकती है. ठीक है, यहाँ पर अब आपके फाइनल कीवर्ड के दो यूज और आ जाते हैं. ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स वाले में कि फाइनल कीवर्ड के सारे यूजेस बताओ. सो फाइनल कीवर्ड का एक यूज तो आप कर चुके हो, दैट इज कि अगर आपने यहाँ पर कांस्टेंट बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो. सो दिस मीन्स इट्स कांस्टेंट. ठीक है, हम इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते. दूसरा होता है टू अवॉइड ओवर राइडिंग.
मैंने आपको बताया था मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है कि बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में मेथड का नाम सेम होना। लेकिन अगर आप बेस क्लास में मतलब सुपर क्लास में लिख देते हो फाइनल वॉइड शो, अब आप इसको डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैं इस क्लास में जहां पे भी इसको इनहेरिट करूंगी वहां पर मैं शो नाम का फंक्शन नहीं बना पाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलर वे आप चाहते हो कि क्लास एक है जो फर्दर इनहेरिट ही ना हो सके, ठीक है। सो आई वांट कि एक क्लास है जो फर्दर इनहेरिट ही ना हो सके, सो दैट इज टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस। सो टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस व्हाट डू, वी राइट फाइनल क्लास एबीसी। सो जिस क्लास को बनाते हुए आपने उसके आगे फाइनल लिख दिया, इसका मतलब है कि वो क्लास ही आगे कहीं पे भी इनहेरिट नहीं हो सकती। सो इफ आई डिफाइन अ क्लास एज फाइनल, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फर्दर, उसको हम आगे इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अभी ये यूनिट काफी बड़ा है, आगे के यूनिट्स आपके उतने बड़े नहीं हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आर नॉट दैट बिग। ठीक है, तो वी विल डू वन थिंग। अभी मैं आपको इसमें सुपर कीवर्ड और बता देती हूँ। ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म तो वैसे आपका मेजरली हो ही गया, मेथड ओवरलोडिंग ये डन। ठीक है, और इसमें बहुत बेसिक बेसिक सी थ्योरेटिकल चीजें हैं। मेन आपका ये है इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड पैकेजेस, व्हिच इज अ बिग टॉपिक। ठीक है, सो विल डू वन थिंग कि हम आज 2-3 क्लासेस करेंगे। तो हम अभी अगली क्लास करेंगे जिसमें हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, इंटरफेसेस, पैकेजेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वाला पहले। ठीक है, टाइम मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगी। और फिर उसके बाद एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम अपने PYQs डिस्कस करेंगे। देन टुमारो मॉर्निंग we'll have a class to do your unit 3, and afternoon we'll do unit 4, or if you want to we can have unit 3 and 4 in the morning itself, बट बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा रिविजन में भी। तो आप जो जो यूनिट करते जा रहे हो उसके PYQ साथ साथ देखते जाओ, दैट वुड बी इजियर फॉर यू। ये यूनिट्स छोटे हैं, सबसे बड़ा यूनिट है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 इज द लेंथीएस्ट वन क्योंकि उसमें सारे नए कंसेप्ट हैं। ठीक है, क्लियर है? सुपर कीवर्ड का यूज कब होता है? जब हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग हो जाए। तो आपको बताना है कि भाई बेस क्लास में से यूज करो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक कोड लिख के दिखाती हूँ। मैंने बनाई क्लास रेक्टेंगल, इसके अंदर ले लिया लेंथ और ब्रेड्थ। फिर मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लिया, और वो कंस्ट्रक्टर में लेंथ और ब्रेड्थ मैंने इनिशियली 1 लिया है। ठीक है, देन आई हैव सर्टेन फंक्शंस इन दिस, जैसे कि मैंने बना लिया पब्लिक वर्ड शो। अब ये शो क्या कर रहा है? ये लेंथ और ब्रेड्थ को शो कर रहा है, सिमिलर वे ब्रेड्थ को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? क्लास क्यूबॉइड आपने बनाए, क्लास क्यूबॉइड एक्सटेंड्स रेक्टेंगल। अब इसके अंदर आपने ऐड क्या कर लिया? हाइट को। अब जब आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे और आप चाहते हो कि इसमें से रेक्टेंगल क्लास वाला कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाए, तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज हो सकता है विद राउंड ब्रैकेट्स। तो मैंने क्या लिखा? सुपर राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब कि कॉल द रेक्टेंगल क्लास कीवर्ड फर्स्ट एंड देन सॉरी, कॉल द रेक्टेंगल क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट एंड देन पुट 1 इन योर हाइट। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर शो बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों शो हो जाए, पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड करनी है ना मुझे। तो मैं ऊपर लेंथ और ब्रेड्थ तो शो कर चुकी हूँ, वाई शुड आई राइट दैट कोड अगेन? तो मैं यहाँ से सीधा शो भी तो कॉल कर सकती हूँ, पर कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि शो तो ये खुद भी है, ओवरराइडिंग हो रही है तो शो तो ये खुद भी है ना। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? उसकी कंफ्यूजन हटाने के लिए सुपर डॉट शो लिख सकते हो। तो सुपर डॉट शो लिखने से वी आर कॉलिंग शो फ्रॉम दी सुपर क्लास, बेस क्लास से हमने कॉल कर दिया। तो यहाँ पर आपका सुपर कीवर्ड यूज होता है। तो दो जगह पर आप सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हो, वन टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास
एंड सेकेंड इज व्हेन देयर इज मेथड ओवरराइडिंग एंड यू वांट टू स्पेसिफिकली टेल कि आपको कॉल करना है फंक्शन को सुपर क्लास में से, तो आप सुपर डॉट फंक्शन का नाम लिख के कॉल कर सकते हो. Rest of the topics we will do in the next class.